आज हम इंडियन पॉलिटी के सबसे ऊंचे पोस्ट इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इजी और डिटेल तरीके से समझेंगे। अक्सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स माना जाता है, पर यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में डिस्क्राइब है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेसिडेंट को वोट कौन देता है। देखिए, प्रेसिडेंट को वोट देने वाले को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है वोट देने वाले लोगों का ग्रुप। इस ग्रुप में 3 तरह के इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। पहला, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा, सभी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स मतलब एमएलए। और तीसरा, नेशनल कैपिटल दिल्ली और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। इन्हीं तीनों से इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं लेते। लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जो काफ़ी डिटेल में है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे ज़रूर देखें। तो ये तो हो गया दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज का बात। अब जानते हैं इस इलेक्शन के सिस्टम के बारे में। दोस्तों, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें जिस स्पेशल सिस्टम का यूज़ होता है उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर एमएलएस के वोट के वैल्यू को तय करना। वहीं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वह टेक्निक है जहां वोटर्स केवल एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते, बल्कि सभी कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस के सीरीज में लिखकर मार्क करते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है, जहां पॉपुलेशन के बेसिस पर एमएलए के वोट वैल्यू को तय किया जाता है, इसीलिए ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आखिर किस प्रकार से एमएलए और एमपीज के वोट वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। दोस्तों, वोट वैल्यू इसलिए डिटरमाइन किया जाता है ताकि सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म हो और पॉपुलेशन के आधार पर वोट का पावर बैलेंस्ड रहे। एक विधायक के वोट वैल्यू को इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर 1971 सेंसस डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएज इन द स्टेट्स इनटू 1000। यह एक डाउट जरूर आ सकता है दोस्तों कि आखिर आंकड़ा 1971 का क्यों लिया जाता है, जबकि उसके बाद 1981, 91, 2001 और 2011 में भी जनगणना हो चुका है। दरअसल दोस्तों, ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन का सीधा कनेक्शन प्रेसिडेंट की इलेक्शन से है। क्योंकि 1970 तक देश के किसी भी राज्य में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिया गया था। मतलब सभी राज्यों के वोट वैल्यू में केंद्र सरकार का कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन 1970 के दशक में केंद्र सरकार ने राज्यों को पॉपुलेशन कंट्रोल के रेमेडी एक्सेप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण साउथर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ने पॉपुलेशन कंट्रोल में सफलता प्राप्त की। वहीं नॉर्थर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल काम नहीं किया। मतलब नॉर्थ की स्टेट्स में वोट वैल्यू बढ़ गया, वहीं साउथ की स्टेट्स में जहां पॉपुलेशन कंट्रोल को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, वोट वैल्यू गिर गया। इसीलिए 1971 के स्टेटिस्टिक्स को बेस करने का डिसीजन लिया गया था, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन वाले राज्यों को पनिश्ड ना किया जाए, यानी उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ कम ना हो जाए। बता दो दोस्तों कि ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को मजबूत करता है। खैर, अब बात करते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी की वोट वैल्यू को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले के बारे में, जो कि ये है टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब सभी राज्यों के इलेक्टेड एमएलएज के टोटल वोट वैल्यू को टोटल इलेक्टेड एमपीज से डिवाइड किया जाता है। इस कैलकुलेशन के बाद सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का वैल्यू बराबर हो जाता है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स के एमएलए के वोट का वैल्यू उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में अलग अलग होता है,
क्योंकि हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि किस प्रकार से वोटर्स और इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट कैसे इलेक्ट होता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों कोटा सिस्टम। प्रेसिडेंट पद पर जीतने के लिए कैंडिडेट को फिक्स्ड कोटा पाना मैंडेटरी है। ये कोटा टोटल वैलिड वोट्स के 50% से अधिक होना चाहिए। कोटा को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो कि ये है, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2+1। जो भी इस कोटा को हासिल कर लेता है वही बनता है इस देश का प्रेसिडेंट। खैर अब समझते हैं कि वोटिंग के बाद का प्रोसेस कैसे होता है। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट को मिले फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों को गिना जाता है। अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस में ही रिक्वायर्ड कोटा मिल जाता है तो उसे इलेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर पहले राउंड की गिनती के बाद किसी भी कैंडिडेट को कोटा नहीं मिलता है तो वोट काउंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप उठाया जाता है, और वो ये है कि सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है, यानी अब वह जीत नहीं सकता। और यहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है। सबसे कम वोट पाने वाले और अब बाहर हो चुके कैंडिडेट को दिए गए सभी बैलेट पेपर्स को रद्द नहीं किया जाता। इसके बजाय उन बैलेट पेपर्स पर वोटर्स द्वारा दर्ज की गई दूसरी प्रेफरेंस को देखा जाता है। ये बैलेट पेपर अब उस कैंडिडेट के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जिसे वोटर्स ने अपनी सेकेंड प्रेफरेंस दी थी और अभी भी इलेक्शन में बचे हुए हैं। इस ट्रांसफ़र के बाद वोटों की काउंटिंग फिर से की जाती है। यदि ट्रांसफ़र के कारण अब कोई कैंडिडेट कोटा हासिल कर लेता है तो वह जीत जाता है और प्रोसेस एंड हो सकती है। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये प्रोसेस फिर से दोहराया जाता है। पता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में लड़ने के लिए कैंडिडेट को आर्टिकल 58 के तहत कुछ क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है, जिसमें सबसे पहले तो उसे इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है। उसके बाद वो मिनिमम 35 ईयर ओल्ड हो और वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। याद रखना है दोस्तों कि वो लोकसभा का सदस्य मेंबर बनने के लायक हो, ना कि उसका सदस्य हो। इसके अलावा वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा ना ले रहा हो। इसके बाद ही एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो अभी तक आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम को इस वीडियो में अगर इन्वेस्ट किया है तो आप इन 5 वर्ड्स को दिमाग में रखें जिससे कि ये वीडियो आपको लंबे समय तक याद रहे। सबसे पहला इलेक्टोरल कॉलेज, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फिर चौथा कोटा जो कि 50% से अधिक होना चाहिए, और पांचवा 1971 का सेंसस। तो दोस्तों ये था इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कंप्लीट और डिटेल्ड प्रोसेस। हमने देखा कि इलेक्शन कितना सिस्टमैटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से स्ट्रक्चर्ड है। इस प्रोसेस को समझना इंडियन डेमोक्रेसी की जड़ों को समझने जैसा है। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में।